हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे अब तक हमने देखा हम 4.3 कर रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा असेसमेंट टूल्स एट स्कूल एजेस। जो बच्चे स्कूल एजेस को वाले होते हैं, जो स्कूल जाने वाले होते हैं, उन बच्चों का असेसमेंट हम किन टूल्स से कर सकते हैं। तो हमने MDPS पढ़ लिया है, बेसिक MR पढ़ लिया है। अब हमें बारी है, हमें ग्लैड और हमें FACP पढ़नी है। तो अभी हम ग्लैड को छोड़ देते हैं। अभी हम जो अपना टॉपिक आज कवर करते हैं वो हम कवर करते हैं FACP, क्योंकि जो आप लोगों के सिलेबस में इस टाइम हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं वो MDPS, FACP और बेसिक हमारी हमें साल यूज़ करनी है। ग्लैड इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको कवर करते हैं, बाद में हम ग्लैड को भी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। फिर मैं आपको चेकलिस्ट दिखाऊंगी ग्लैड की चेकलिस्ट कैसी होती है। तो जैसे कि हमने हर एक चेकलिस्ट से बात करी है, सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म की। तो हम FACP की फुल फॉर्म की अगर बात करें, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, तो ये आपकी FACP की फुल फॉर्म है। ठीक, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, NIEPID। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था NIMH का नाम चेंज होकर NIEPID कर दिया गया है। तो NIEPID के विशेष शिक्षा विभाग ने एक शैक्षणिक आकलन जांच सूची की श्रृंखला विकसित की है। NIEPID द्वारा क्या हुआ है, जो हमारे FACP है इसका विकास हुआ है। इसका विकास किसने किया, मोस्टली इम्पॉर्टेंट हम उसके बारे में बात करते हैं कि 1994 में जयंती नारायण, विजय लक्ष्मी मायरेड्डी राव और राजगोपाल द्वारा बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जो इसका नेशनल इंस्टीट्यूट है NIEPID, जैसे हमने बात की थी NIMH राष्ट्रीय संस्थान है, तो उसका नाम अब चेंज होकर NIEPID कर दिया गया है। तो द्वारा विकसित किया गया था, NIEPID द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन विकसित किसने किया है, जयंती नारायण ने, विजय लक्ष्मी ने, मायरेड्डी राव और राजगोपाल द्वारा। इसका क्या हुआ है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग बालक होते हैं, उनके आकलन के लिए इसका विकास किया गया है। आगे देखें, जैसे हम हर बार एजेस की बात करते हैं कि कौन से एज के लिए होता है, तो जो FACP है वो पूर्व प्राथमिक से, मतलब प्री प्राइमरी से लेके पूर्व व्यावसायिक स्तरों में डिवाइडेड है। जो FACP चेकलिस्ट है वो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग से बनाई गई है। तो इससे पहले हम बेसिक MR पढ़ चुके हैं, हम MDPS पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है, कोई सा भी एज ग्रुप का बच्चा हो, सब पे सेम चेकलिस्ट अप्लाई हो रही थी। लेकिन जो हमारी FACP है, इस पर हर एक एज ग्रुप के हिसाब से इसे डाइवर्ट किया रखा है और अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग बच्चे पे अप्लाई करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे शो कर रखा है पूर्व प्राथमिक से लेकर पूर्व व्यावसायिक तक, है ना। इस तरह के, मतलब कि इसकी जो एज है वो एज सेम है 3 से लेकर 18 वर्ष तक, लेकिन हर एक एज के हिसाब से अलग स्किल्स होते हैं। तो उसी बेसिस पे इन लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर रखी है। इसमें बच्चों के कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। यह है कि अवलोकन योग्य तथा आयु के अनुरूप एवं समूह, है ना। यहाँ बात कर रखी है आयु के अनुरूप, इन्होंने डिवाइड कर रखी है FACP को। जो बच्चा आयु का होता है उसके बेसिस पे हम उस पर अप्लाई करते हैं। ये चीज़ अभी हम आगे चल के डीपली पढ़ेंगे जब हम लोग अपना चेकलिस्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो यहाँ बात करें, क्या लिखा है, एवं समुदाय में आत्मनिर्भर जीवन यापन करने में सहायक है। जो हमारा FACP है, इससे हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं ताकि बच्चा क्या है, समाज में, समुदाय में अपना जीवन को इंडिपेंडेंटली जी सके, बिना किसी पे आश्रित या निर्भर हुए। FACP में कौशल क्षेत्रों में क्रियाओं की संख्याएं, है ना, क्रियाओं की संख्या भिन्न होती हैं। जो हमारी FACP है, इसके अंदर 5 क्षेत्र होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं, जिसको हम डिवाइड, है ना, एरिया बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। तो FACP जो है वो मोस्टली 5 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। बट उसके जो स्किल्स की या फिर हम उसे आइटम बोले, है ना, उसका कोई वो डिसाइडेड नहीं है, वो तय नहीं है। वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं और उसे हम कम बढ़ती भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। FACP में आयु योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में बांटा गया। जो FACP का डाइवर्शन किया गया, मैंने आपको बताया, एज के हिसाब से, बच्चे की आयु की और जो बच्चे की योग्यता होती है उसके हिसाब से FACP को क्या कर रखा है, विभिन्न भागों में डिवाइड कर रखा है। अभी हमने ऊपर ही बात करी जो हमारा संरक्षित समूह के अन्य सभी स्तरों पर कौशलों को कितने भागों में बांट रखा है। कौशलों को आपको यहाँ पे 5 भागों में आपको कौशल बटे हुए दिखेंगे कि कौशलों को आपने कितने भागों में बांट रखा है। कौशलों को 5 भागों में बांट रखा है। तो फर्स्ट है आपका 5 क्षेत्रों में बांट रखा है, व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल,
पर्सनल, सामाजिक, सोशल, शैक्षणिक, एकेडमिक। ठीक, आगे देखें, व्यावसायिक, वोकेशनल या ऑक्यूपेशनल, मनोरंजनात्मक, रिक्रिएशनल। ठीक है, तो हम घर के अंदर किनारे बाहर की क्रियाएं, मतलब कि जो मनोरंजनात्मक है इसे भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है, इंडोर और आउटडोर। यहाँ लिखा हुआ घर के अंदर की क्रियाएं मतलब इंडोर, घर के बाहर की क्रियाएं मतलब आउटडोर। तो मोस्टली अगर हम बात करेंगे, जो हमारे एफएसीपी का एरिया डाइवर्शन कर रखा है वो 5 तौर पर कर रखा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का बनता है, वह व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक। प्रत्येक स्तर में संरक्षित समूह केयर ग्रुप को छोड़कर सभी सूची कौशल के विस्तरण क्षेत्रों को समेटता है, जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक। मतलब कि आपके एफएसीपी के अंदर प्री प्राइमरी होता है, प्राइमरी 1 होता है, प्राइमरी 2 होता है, सेकेंडरी होता है, प्री वोकेशनल 1 होता है, फिर प्री वोकेशनल 2 होता है, उसके बाद आपका एक केयर ग्रुप भी होता है। तो यहाँ बात कर रखिए, जो केयर ग्रुप है उसको छोड़कर, मतलब जैसे इसमें आपको 80% दे रखा है ना, ये सिर्फ केयर ग्रुप में नहीं होता, बाकी तो जो मैंने भी नाम लिए उन सब में डिवाइजन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 80% सफलता हासिल कर लेता है या कर लेती है, तब उसे अगले स्तर में मतलब कि उसे अगले स्तर में पहुँचा दिया जाता है। कि जो भी बच्चे, जो भी क्लास में, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना जनरल क्लास का डाइवर्शन देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बेसिस पे होता है। तो जो हमारा आईडी वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, उनको जो क्लास का डिवाइडेशन होता है वो एफएसीपी के बेसिस पर ही होता है। आपने देखा होगा कि प्राइमरी 1, प्राइमरी 2 इसी बेसिस पे होता है। तो अगर कोई बच्चा प्राइमरी 1 में है, अगर वो 80% अचीवमेंट करेगा, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से उसने 80% सफलता, 80% जो उसका अचीवमेंट होगा वो हासिल कर लिया होगा, तभी क्या है उसे दूसरे क्लास में भेजा जाएगा। ये इसका होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्कोरिंग की बात कर रखी है। प्लस द्वारा दर्शाई गई क्रियाओं की गणना की जाती है तथा पीपी, वीपी, जीपी से दर्शाई गई क्रिया की गणना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब होता है प्लस वाले हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो हम आप जैसे आपको चेकलिस्ट दे रखी है, चेकलिस्ट में आप लोगों को कुछ स्किल्स दे जाएंगे। स्किल्स आप बच्चे पर जब अप्लाई करोगे, अप्लाई के बाद आप स्कोरिंग करोगे, स्कोरिंग में जो आपने बच्चों को प्लस दे रखा होगा वो चीज़ काउंट होगी बच्चे की अचीवमेंट के लिए। अगर आपने बच्चों को पीपी, वीपी, जीपी दे रखा है, पीपी मतलब फिजिकल प्रॉम्प्ट, वीपी मतलब वर्बल प्रॉम्प्ट, जीपी मतलब गैप्चर प्रॉम्प्ट, तो ये क्या है, एक सहायताएं हैं। ये आगे चल के अभी हम डीपली देख लेंगे। ये सहायता है कि बच्चों को हमने सहायता दी रखी है, तो वो बच्चे के अचीवमेंट लेवल में काउंट नहीं होती है। जैसे अभी हमने वहाँ पढ़ा, हमने क्या किया, बच्चे का प्लस भी हम देते हैं बच्चे को, उसको हम, जैसे हमने बच्चे को प्लस भी दिया है ना, प्लस भी दिया है उसे हमने, जीपी भी दिया है, वीपी भी दिया है, उसी बेसिस पर क्या है जो हम स्कोरिंग कर रहे हैं उसमें नॉट एप्लीकेबल मतलब NA का भी ऑप्शन होता है। इसका मतलब होता है ये चीज़ बच्चे पे लागू नहीं की जाती है। उन्हें सफलता प्रतिशत निकालते समय कुल क्रिया में से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी क्रिया को शामिल किया गया है तो मूल्यांकन क्रियाओं में जोड़ दिया जाता है। नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट एक्सपोजल वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम काउंटिंग में, जो हम बच्चे का स्कोरिंग निकालते हैं, उसमें शामिल नहीं करते हैं। अगला देखें, यहाँ बड़े जांच सूची की प्रत्येक क्रिया को विवरणात्मक पैमाने पर निम्न तरह से अंक दिए जाते हैं। जैसे जो मतलब यहाँ स्कोरिंग की डीपली बात कर रहे हैं हम, कि अगर बच्चे ने एक्टिविटी को कर लिया है आपके विदाउट एनी प्रॉम्प्ट के सहायता से, तो आप बच्चे को वहाँ प्लस दोगे। अगर उस एक्टिविटी को बच्चा कभी कभी करता है अपने मूड के अकॉर्डिंग और कभी उस चीज़ को नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप उस स्किल पे बच्चे को C दोगे। उसके बाद आता है मौखिक रूप से सहायता। अगर आप बच्चे को किसी एक्टिविटी को कराने के लिए वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसे मौखिक सहायता दे रहे हो, तो उस स्किल के आगे हम लोग VP लगाएंगे। उसके बाद अगर जो स्किल्स को हम कराने के लिए बच्चे को PP फिजिकल सहायता देते हैं, तो उस स्किल जो उस वाली कैटेगरी में हम बच्चे को क्या देते हैं, हम PP देते हैं मतलब फिजिकल प्रॉम्प्ट। अगर बच्चा उस क्रिया को इतने सारे प्रॉम्प्टिंग करने के बाद भी बच्चा एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, तो हम बच्चे को उस कंडीशन में देते हैं माइनस के बच्चे ने इस काम को नहीं किया, वो दूसरों पर निर्भर है। अगर कोई एक्टिविटी बच्चों के पे लागू नहीं होती है तो उस चीज़ पे हम नॉट एप्लीकेबल कहते हैं। किस तरह की स्किल्स पर होता है कि कोई, जैसे कोई ग्रूमिंग में हमारा स्किल है कि बिंदी लगाना, अगर वो लड़का है तो वो चीज़ बच्चे पे लागू नहीं होता है, तो उस पर हम माइनस ना दे के बच्चे को NA देते हैं। इसी के बेसिस
पे हम लोग बात करें कि हमने देखा था कि जो हमारा एफएसीपी है उसको हमने 5-6 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है ना, ये देखा था 5 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड रिक्रिएशन, नहीं सॉरी ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल। तो जिनकी हमने बात की पीछे स्कोरिंग की, प्लस माइनस वीपी जीपी, तो ये हम इन 4 इस जो एरियाज़ हैं इनकी हम स्कोरिंग इसी बेसिस पे करते हैं। बट जो एक हमारा रिक्रिएशन वाला पोर्शन है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमने बात की थी इंडोर और आउटडोर की, बट इसकी जो स्कोरिंग होती है वो अलग तरह से होती है। तो अब हम अपने रिक्रिएशन वाले पार्ट की स्कोरिंग के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। इसमें हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। स्वयं शुरुआत करता है तथा प्रभावी रूप से प्रतिभाग करता है। अगर कोई एक्टिविटी हम बच्चे के साथ हम चेक करना है बच्चा इस एक्टिविटी को करता है या नहीं, अगर उस बच्चा उस चीज़ को स्वयं से स्टार्ट करके उसमें क्या है आगे उस चीज़ को बढ़ा रहा है, उसमें भाग ले रहा है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को ए देते हैं। अब क्या लिखा है, दूसरों के भी कौन सी कंडीशन में देंगे कि दूसरों के शुरुआत करने पर प्रतिभाग करता है, कि स्वयं से अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो उसमें ज्वाइन करने को कहा, वो बच्चा उसमें आने के उस कंडीशन में खेलने लगा, तो उस चीज़ में हम बच्चे को बी देते हैं। आगे देखें, सी किस कंडीशन में हम बच्चे को देते हैं, प्रतिभाग करता है पर नियमों को नहीं जानता। जैसे कुछ हमारे रूल्स ऐसे होते हैं, सॉरी गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, तो क्या है बच्चा उस चीज़ को खेल रहा है बट उसे उसके बारे में रूल्स के बारे में नहीं पता, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को सी देते हैं। रुचि के साथ दूसरों को खेलते हुए देखता है, स्वयं से कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बैठ रहा है और सामने बच्चों को खेलते हुए देख रहा है, इस कंडीशन में हम बच्चों को डी देते हैं। डी हम यहाँ पे ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये ई होगा कि इच्छुक नहीं है, बच्चे को क्या है इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों को देखने का। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं है, देखता भी नहीं है, तो कंडीशन में हम बच्चे को ई देते हैं। सामान्य शैक्षणिक लक्ष्य एवं विशिष्ट लक्ष्य में हुई प्रगति का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही के अंत में, मतलब 3 महीने के लास्ट में बच्चे का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे ने कितनी चीज़ों का अचीवमेंट किया है। ऐसा माना जाता है कि दिए गए स्थान में बच्चा अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। मतलब जो भी आप बच्चे का अपने एक पर्टिकुलर हम बच्चे को एक सेक्शन दे रहे हैं एक चेकलिस्ट के थ्रू या फिर एक क्लास के थ्रू, तो उसमें बच्चे क्या है अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उसे 3 वर्ष तक बच्चा उस बच्चे क्लास में रह सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ ये एफएसीपी का थ्योरिटिकल पार्ट देखा है कि एफएसीपी में किस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझ रही हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही हैं। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं एक पार्ट लेकर आऊँगी पूरा चेकलिस्ट के बेसिस पे, उससे मे भी आपकी जो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। उसकी बेसिस पे हम लोग किस तरह से क्लास को चूज़ करते हैं, किस तरह से स्किल्स होते हैं, वो पूरा हम लोग इस चेकलिस्ट के अलावा जो दूसरी मैं चेकलिस्ट लेकर आऊँगी एफएसीपी की, वो आपको शो करूँगी, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो भी आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट इस टाइम उठ रहे हैं कि देख के समझ में चीज़ें नहीं आई होंगी, मैं जानती हूँ फर्स्ट टाइम में बहुत कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है रहता है एफएसीपी, एकदम समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो सब्र के साथ पेशेंस के साथ आप लोग बैठें और अगली वीडियो का वेट करें। ओके, देन आई होप, फिर भी मैं आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो उसे नोट डाउन करके रखें ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।